हेलो एवरीवन, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द सॉलिड स्टेट। और उसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ओके, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो किस टर्म में मेज़र की जाती है? कंडक्टिविटी के। ना क्वेश्चन अराइजेस कि कंडक्टिविटी क्या होता है, ज़रा समझो, वर्ड से कुछ लॉजिक लगाओ। कंडक्टिविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ एन ईज विथ विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ गिवन सब्सटेंस। मतलब कि आप गिवन सब्सटेंस से कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी कहेंगे। ओके, नाउ जो सभी सॉलिड्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करते हैं, हमें पता है। कुछ सॉलिड जो है वो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और कुछ सॉलिड जो ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसा उसका कंडक्शन है, उसके बेसिस पे सॉलिड जो है वो थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। और वो थ्री मेन कैटेगरीज कौन सी हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर। ओके, सो कंडक्टर क्या होता है? चलो बताओ। मेरा तो यही फंडा है कि नाम से ही सब कुछ है कि नहीं। सो नाम से क्या पता चल रहा है? कंडक्टर के कंडक्ट करना, है ना, मतलब कैरी आउट करना, है ना। मतलब क्या सोचो, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट को इजीली कैरी आउट करता होगा? करेगा? सोचो। तो इसका आंसर अगर आप सोचोगे तो यस, ये कंडक्ट करेगा। कंडक्टर आर दी सॉलिड दैट अलाउ इजीली पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। ओके, ना इसमें अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो उसमें हमें सबसे पहले एग्जाम्पल में मेटल्स होते हैं। हम बोलते हैं कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा बोलते हैं बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है मेटल में की, वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होती है ना। ओके, नाउ इसकी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की रेंज अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 10⁴ to 10⁻7 ओम मीटर इनवर्स। मतलब कि इस रेंज के जो सॉलिड्स रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? दीज आर दी कंडक्टर। ओके, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, अभी मैंने बोला कि मेटल्स एंड दी इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो आयनिक सॉलिड्स, है ना। नाउ मेटल्स में कैसे होगी इलेक्ट्रिसिटी? कैसे होगी कंडक्ट? बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस। और इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे होगी? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोचो, आयनिक सॉलिड बोला है तो आयनिक सॉलिड में कैसे कंडक्ट होगी? विद द मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, ना अभी हम देखते हैं सेमीकंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। ओके, और इसकी जो रेंज है वो रेंज होती है 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स। और ये इंटरमीडिएट रेंज होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में की। ओके, नाउ अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेटलॉइड्स, है ना, इसके एग्जाम्पल है जैसे मेटलॉइड्स, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमीकंडक्टर के कैटेगरीज में आएंगे। ओके, ना अभी हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या होते हैं? ये जो मटेरियल होते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते हैं। अगर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। और इनकी जो रेंज रहेगी वो बहुत ही कम, दैट इज़ द 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओहम।
इनवर्स, मीटर इनवर्स, इतना रहेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, वो इंसुलेटर्स के कैटेगरी में आएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर में बोल सकते हैं वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे इंसुलेटर्स के। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। हाउ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हमने कैसे कंडक्टिविटी के टर्म्स में कैसे डिस्टिंग्विश किया, समझा ना? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के टर्म्स में उसके हमने रेंज देखी और उसके एग्जाम्पल्स देखे। ओके, नाउ ये हो गया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं बैंड थ्योरी की। बैंड थ्योरी की। सो ये बैंड थ्योरी क्या होती है, ज़रा समझिए। बैंड थ्योरी जो होती है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स जस्ट मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को जो किसके इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ दी बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के टर्म्स में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये बैंड थ्योरी जो है ये बेस्ड है अपॉन दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOS भी कहते हैं एंड जिसको हमने अपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 में उसकी स्टडी की है ना। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, है ना। मीन्स जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे Na, सोडियम, है ना। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11। ओके, सो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 और ये है 3s1, है ना। सो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Na का। अभी देखिए इसका अगर हम एनर्जी लेवल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करें, ठीक है। अगर मान लो ये जो Na का एटम है, इफ़ वी आर कंसिडरिंग, नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द ओनली वन एटम ऑफ Na। ओके, मान लो अगर हम एक एटम Na की अगर बात कर रहे हैं, सो अगर ये हमारी एनर्जी बता रहा है, सो एनर्जी नीचे से ऊपर तक बढ़ती जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा जो 1s है वो सबसे नीचे आएगा, है ना। फिर आएगा 2s, फिर आएगा 2p, फिर आएगा 3s, है ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1s2 बोल रहा है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे, है ना। एक अपवर्ड इन डायरेक्शन एंड एक डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, अपोजिट स्पिन रहेंगे। 2s की बात करते हैं, अगेन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। 2p6 की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। और 3s की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। सो इन दिस वे हमारा जो एनर्जी लेवल के टर्म्स में रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा जब हम एक एटम ऑफ सोडियम की बात करते हैं तो। नाउ अगर हम दो एटम्स ऑफ Na की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, अगेन दूसरा अगर एटम आएगा, सेकेंड एटम जो Na का रहेगा उसका भी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। नाउ वी आर कंसिडरिंग टू एटम्स ऑफ Na। नाउ ये जो 1s इसका 1s रहेगा ना, यहाँ पे भी दूसरा आइटम रहेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। सो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा कुछ ऐसा ही रहेगा दूसरे आइटम का। नाउ ये एटम्स रहेंगे
तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, है ना। उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। सो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में उसको दिखाना चाहूँ तो कुछ वो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि मतलब ये अगर 3 1s है, सो ये जो पहले एटम का 1s रहेगा उसके ठीक ऊपर ही छोटी सी बिल्कुल भी कम ओवरलैप हो रहे, दैट मीन्स ये 1s अगेन आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ Na की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ फिर से 2s की अगर बात करेंगे तो 2s यहाँ पे अगेन 2s 2 एटम्स की बात करें इन समवॉट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें 2p 3s ऐसा कुछ हमें मिलेगा, है ना। ओके, नाउ ऐसे यहाँ पे हमने 1 एटम की बात की, 1 एटम ऑफ Na, है ना, यहाँ पे 2 एटम ऑफ Na की बात की। ऐसे मतलब हमने क्या देखा कि ये जो इनके जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ेंगे, मतलब n नंबर ऑफ एटम्स अगर सपोज यहाँ पे रहेंगे, 1 की बात हो गई, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, ऐसे बहुत सारे अगर n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Na रहेंगे तो ये कैसे होगा। ये तो एक एटम का दूसरे एटम पे, दूसरे एटम का तीसरे एटम पे, तीसरे एटम का चौथे एटम, ऐसे तो ओवरलैप होते जाएंगे, है ना। अगर हम n नंबर ऑफ एटम मतलब कि हम पूरे Na के क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, है ना, Na क्रिस्टल में ही n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे Na के, तो हम तो Na के क्रिस्टल के बात कर रहे हैं। सो इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कुछ, इसकी जो एनर्जी रहेगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, है ना। मतलब ये पूरी जो है, ये जो एनर्जी है ये पूरे यहाँ से ऐसे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ n नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं हम लोग। n नंबर ऑफ एटम्स है तो n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, और n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर रहेंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा, बहुत से नंबर ऑफ बैंड्स कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हाँ यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ बैंड्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, है ना। सो ये 1s 2s 2p एंड सो ऑन। ओके, सो ये जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इसको हम कहेंगे बैंड, इसको हम क्या कहेंगे, बैंड। सो इसी बैंड के बारे में अभी हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। सो आपको समझा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया यहाँ पे कि n नंबर ऑफ, जैसे n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, बस इतना याद रखिए, n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे तो n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे, n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। ओके, नाउ अगर इनमें अगर अभी हम देखते हैं कि अगर इसके आगे का देखते हैं अभी, ठीक है। नाउ ये बैंड के बारे में देखेंगे अभी, ये बैंड कैसे रहेंगे। ठीक है, ना ये जो बैंड रहेंगे, इस बैंड से ये जो बैंड है ये 2 टाइप के होते हैं। ओके, सो सबसे पहला रहेगा वैलेंस बैंड, ओके, मतलब कि n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, अभी हमने देखा, तो उसमें के कुछ जो बैंड रहेंगे वो फील्ड रहेंगे, और कुछ बैंड्स जो हैं, ऐसे बैंड्स देखेंगे ना हमने, तो ये जो कुछ बैंड्स है वो
कुछ बैंड्स फील्ड रहेंगे और कुछ बैंड्स वैकेंट रहेंगे। सो उसी बैंड के बारे में अभी हम देख रहे हैं। सो ये जो बैंड है वैलेंस बैंड, सो ये बैंड हमारा कंप्लीटली फील्ड रहेगा, कंप्लीटली फील्ड रहेगा। ओके, नाउ जिसमें इस कंप्लीटली फील्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। ओके, नाउ एक और बैंड देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, एक दूसरा जो बॉन्ड होता है, जिसके बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, तो वो होगा कंडक्शन बैंड। ना इसको समझाने के लिए मैं आपको अगर बोल देती, देखो क्या है, हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 14। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 है ना। नाउ इसको इस टर्म से समझते हैं, ठीक है। नाउ ये जो बैंड, ये जो यहाँ पे ये तो फील है, यहाँ पे ये वैलेंस शेल है ना। सो इस वैलेंस शेल के ही बारे में हम भी पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये वैलेंस शेल में जो है आप देख पा रहे हो 3s और 3p की अगर आप बात कर रहे हो तो ये कुछ एनर्जी लेवल के डायग्राम में कुछ ऐसे दिखेंगे। मतलब 3s की इलेक्ट्रॉन्स फील्ड रहेंगे, 3p ऐसे रहेंगे, है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फील्ड है ना। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड रहेगा वो 3s 3p रहेंगे, जिसमें कंप्लीटली फील्ड रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने वाले हैं और वो कंप्लीटली फील्ड रहेंगे। नाउ यहाँ पे एक दूसरा बैंड भी होता है, वो है कंडक्शन बैंड। नाउ ये कंडक्शन बैंड जो है वो वैकेंट रहेगा या फिर हाफ फील्ड रहेगा। ओके, सो ये कब होगा, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और इलेक्ट्रिक करंट के व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में भाग जाएंगे, जिसके वजह से हमारा ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैकेंट नहीं रह सकता बट हाफ फील्ड रह सकता है। क्योंकि पूरा अगर फील्ड है, पूरा अगर यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये हम बात कर रहे हैं 3s2 की और ये है 3p2 की। यहाँ पे कम्प्लीटली फील्ड है ये, है ना। सो कम्प्लीटली फील्ड अगर है तो इनका तो कुछ रोल ही नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे यहाँ से। सो इसमें क्या होता है कि ये जो 3p होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है इधर, और ये हो जाएगा हमारा 3d जो कि वैकेंट होता है, मतलब कंडक्शन बैंड हो गया वो जो कि वैकेंट था, है ना। सो हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दी तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से 3p में से 3d के ऊपर चले गए, एंड दैट इज़ दी, जिसके वजह से हमारी इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से पास हो गया। ओके, नाउ ये हो गया हमारा इसके बारे में। ओके, सो हमने बोल दिया कि ये वैलेंस बैंड है जो कम्प्लीटली फील्ड रहेगा, मतलब इस एग्जांपल में अगर बात करते हैं 3s 3p ये वैलेंस बैंड हो गए, कंडक्शन बैंड हो गया 3d। ओके, सो इनके बीच में का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फॉरबिडन गैप।
ओके, सो इसको हम फॉरबिडन गैप कहेंगे। ये हो गया इन दोनों के बीच में का गैप। ओके, समझा इतना? ओके, समझा ना? हाँ, अभी ये जो फॉरबिडन गैप है ये हमें बताएगा कि कौन सा ये सेमीकंडक्टर है, कौन सा सॉलिड सेमीकंडक्टर है, कौन सा सॉलिड इंसुलेटर है और कौन सा सॉलिड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर है। ये हमें बताएगा हमारा ये फॉरबिडन गैप। इसके बारे में अभी ये तीनों जो बैंड है ये हम बैंड के बारे में अभी पढ़ेंगे कि कैसा कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, इसके बारे में हम सेपरेटली अभी पढ़ेंगे एक दूसरे को। सो आपको इतना समझ में आया? जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, अगर ये कम्प्लीटली फील रहेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर पाएगा ना, है ना? इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं कर पाएगा, बट ये तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। कैसे? तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ओके, सो आपको ये समझ में आया इतना? ओके, सो अभी हम समझते हैं हमारे कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप और वैलेंस बैंड के बारे में। तो चलो अभी हम देखते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड दी बैंड गैप किसको बोलते हैं। अभी हमने देखा कि जो कंडक्शन बैंड होता है उसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है और वो पार्शियली ऑक्यूपाइड होता है या फिर पूरी तरह से वैकेंट होता है। ओके, नाउ अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके कंडक्शन बैंड में जो रहेंगे वो मोबाइल रहेंगे या फिर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर एटम रहेंगे, एंड जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे हम उस पर। ओके, सो ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड के बारे में। ना अभी हम वैलेंस बैंड के बारे में देखते हैं। तो ये जो बैंड होता है ये लोअर एनर्जी का होता है ना, दैन दी कंडक्शन बैंड नीचे होता है, लोअर एनर्जी होती है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते। अभी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड होते हैं टू द न्यूक्लियस, सो जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते। नाउ अभी हम बैंड गैप के बारे में अगर बात करते हैं तो बैंड गैप क्या होता है? जो एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में का, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में का एनर्जी डिफरेंस जो रहता है वो होता है हमारा बैंड गैप, जिसको हम बोलते हैं बैंड गैप, है ना। नाउ ये जो बैंड गैप होता है ये कैसा होता है? इसको हम ये बैंड गैप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, तो बैंड गैप का साइज ऑफ द बैंड गैप डिसाइड वेदर द इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड इन द कंडक्शन बैंड और नॉट। साइज वो डिसाइड करेगा कि कंडक्शन बैंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, मान लो अगर जा रहा है और उस बीच में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कि अगर गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है तो उसमें थर्मल एनर्जी यूज़ होती है टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किसे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए थर्मल एनर्जी यूज़ होती है, जिसको हम फॉरबिडन जोन कहते हैं, है ना। मान लो अगर जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में की जो गैप है वो बहुत ही शॉर्ट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैसे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड प्रमोट तो होगा, बट कौन से एनर्जी से, बाय एब्जॉर्प्शन एनर्जी, सच एज हम बोल सकते हैं कि थर्मल एनर्जी भी, या फिर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ओके,